बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलो सबको गुड मॉर्निंग। कल जो है वो सीट में बोले थे, एक दो क्वेश्चन दिए थे कि तुम लोग बनाना, यदि बनाया हो तो चलो चेक कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था dn/dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन। तो एन को इस साइड ले आएंगे तो dn/n माइनस लेमडा इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। t शून्य पे क्वेश्चन में n का वैल्यू n0 दिया था और t टाइम पे ये n दिया था। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log n बेस 20 e, या जिसको ln भी लिखते हैं आप, चलिए ln ही लिख देते हैं। n0 टू n माइनस लेमडा और dt का t 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए तो हो जाएगा ln n माइनस ln n0। n के जगह में n तो कोई चेंज नहीं, n के जगह में n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। लॉग ए बाई बी का फार्मूला बैठाइए तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा टी। इसको बेस ई में लॉग लिख दिए, ln था ना। अब देखिए लॉग हटाएंगे तो n/n0 ये इस साइड आ जाएगा तो e टू द पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। आप बनाए होंगे तो ऐसा आंसर आना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन और था, वो भी देख लेते हैं। दो क्वेश्चन और था। एक क्वेश्चन दिया था कि एक्सेलरेशन बराबर g माइनस के भी है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv/dt, g माइनस के भी। पूरा को डिवाइड कर दें नीचे, g माइनस के भी dt, इसको इंटीग्रेट करो। g माइनस के भी dt, t शून्य पे वेलोसिटी शून्य दिया है क्वेश्चन में और t टाइम पे मान लीजिए कि वेलोसिटी भी है, ऐसा। इसको इंटीग्रेट किया जाए, ये भी होगा ln g माइनस के भी। यहाँ वेरिएबल भी है तो भी के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो v का कॉफिशिएंट माइनस किए और dt का t यहाँ 0 से t, और यहाँ भी लिख सकते हैं 0 से भी के जगह में भी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और भी के जगह में 0 पुट कर देना है। ये k इधर आ जाएगा तो माइनस के टी हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा ln g माइनस के भी माइनस ln g इज इक्वल टू माइनस के टी। लॉग ए बाई बी का फार्मूला बैठा देते हैं तो बाई जी माइनस के टी, यहाँ बेस ई है। अब हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं, सारा टर्म को सेपरेट कर देते हैं और लॉग हटा देते हैं तो g बाई जी माइनस के भी बाई जी और e टू द पावर माइनस के टी, 1 माइनस के भी बाई जी e टू द पावर माइनस के टी, इतना बराबर के भी बाई जी। हमको भी निकालना था तो यहाँ से आ जाएगा g बाई के, ये इधर डिवाइड, ये इधर आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये इसका आंसर होता। ये वहाँ सॉल्व भी किया हुआ है। एक क्वेश्चन और था, q बाई सी प्लस आई आर माइनस ई बराबर 0। आई बराबर लिखा हुआ है डी क्यू बाई डी टी है,
तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू बाई सी, आई लिखा हुआ है डी क्यू बाई डी टी इंटू आर ई माइनस क्यू बाई सी। ये पूरा टर्म इधर डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा ई माइनस क्यू बाई सी 1 बाई आर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ई माइनस क्यू बाई सी 1 बाई आर डी टी। टी जीरो पे चार्ज जीरो दिया हुआ है और टी टाइम पे कितना चार्ज होगा वो निकालना है। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ln ई माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाय, यहाँ वेरिएबल q है तो q का कॉफिशिएंट देखिए, q का कॉफिशिएंट -1/c है तो ये हो जाएगा -1/c और ये हो जाएगा 0 से q इज इक्वल टू 1/r t 0 से t। q के जगह में q रखेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा और q के जगह में एक बार 0 कर देना है, ऐसा। ये हो जाएगा -1/cr, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिए, t - 0 t बचेगा। देखिए इसको log a माइनस b का फार्मूला में सेट कर दीजिए, ये 0 हो गया तो e डिवाइड हो जाएगा -t/cr। इसमें log हटा दीजिए और इसको सेपरेट कीजिए तो ये q/c log हटाएंगे तो यहाँ e है, ये e का पावर -t/cr हो जाएगा, e का पावर ये 1 हो जाएगा, q/c e टू द पावर -t/cr। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे अरेंज करते हैं इसको। तो अरेंज करेंगे तो 1 - t/cr इज इक्वल टू q/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 - t/cr। आंसर में e के जगह में v लिख दिए हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को E या V से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर V से लिखते हैं। यहाँ E फॉर वोल्टेज था बैटरी का, इसलिए ऐसा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में E के जगह में V लिखा हुआ है। ये सब समझे तो भी ठीक है, नहीं तो हम पहले ही कल ही बताए थे, ये सब 12th का फार्मूला है, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग आज थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन बचा हुआ है उसको पढ़ के ख़त्म करें। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। कुछ तो इसमें फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, जैसे sin x dx है तो इसका माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। यदि ये cos x dx है तो ये sin x प्लस सी होगा। यदि ये sec स्क्वायर x dx है तो ये tan x प्लस सी। यदि ये cosec स्क्वायर x dx होगा तो ये माइनस cot x प्लस सी। सिमिलरली यदि यहाँ पे sec x इंटू tan x dx तो इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस सी। यदि ये cosec x इंटू cot x dx होगा तो ये होगा माइनस cosec x प्लस सी। ट्रिगोनोमेट्री में आपको इतना इंटीग्रेशन जो है वो याद रखिए। ये दोनों लास्ट वाला उतना फिजिक्स में यूज नहीं होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड में यूज नहीं होता है, यही आपको 4 समझ के चलना है। ये चारों हम लोग को फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, तो 2 याद नहीं भी रखें तो कम से कम इस 4 को आप याद रखें कि sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, cos x का sin x होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है। आप इसको याद रखें। चलिए अब हम लोग इस पे सवाल बनाते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे एक सिंपल सा सवाल है कि cos x dx 30 डिग्री टू 60 डिग्री है, इसको सॉल्व करना, बहुत सिंपल। तो cos का इंटीग्रेशन बच्चा लोग sin x होता है, डिफ्रेंसिएशन में माइनस होता है, इंटीग्रेशन में इसका माइनस नहीं होता है।
और यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब लिमिट लगाइए, जहाँ x का वैल्यू दिया वहाँ पहले 60 डिग्री लगाएंगे, माइनस करके 30 डिग्री लगाएंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ये √3/2, ये 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो √3 - 1/2, ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। मान लो बच्चा लोग लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स dx 30 डिग्री टू 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी बताए थे कि ये tan x होता है, और ये हो गया बच्चा लोग 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x के जगह में 60 माइनस x के जगह में 30, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये √3 - 1/√3, आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो 3 - 1, आंसर आएगा बच्चा लोग 2/√3, ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट मान लीजिए कि लिखा हुआ है साइन एक्स dx 30 डिग्री टू या 37 डिग्री टू 53 डिग्री, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा आंसर? साइन का बच्चा लोग होता है माइनस कॉस एक्स, अभी फार्मूला लिखे थे, ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री। अब लिमिट लगाइए, x के जगह में 53 माइनस, और यहाँ माइनस पहले से है, ऐसा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस जो है वो अपना रहेगा। ये होता है बच्चा लोग 3/5 माइनस माइनस प्लस, ये 4/5, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। तो ये सब सिंपल इंटीग्रेशन शायद आप बना लीजिएगा, एक दो और बोले तो हम बना दें। जैसे एक कहीं लिखा हुआ है साइन एक्स dx, मान लीजिए कि 30 डिग्री टू 120 डिग्री लिखा हुआ है, और इसको सॉल्व करना है। तो साइन का बताया कि माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, और ये 30 डिग्री और ये 120 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस कॉस 120 माइनस, यहाँ पहले से माइनस है, ये हो गया कॉस 30 डिग्री, ऐसा। कॉस 120 आप टेबल में देखिएगा माइनस हाफ इसका वैल्यू लिखाए हैं, माइनस माइनस प्लस, और ये √3/2, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये √3 + 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का हो गया। अब आइए थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री में और बड़ा बड़ा सवाल कैसे बनाया जाता है उस पे बात करते हैं। जैसे मान लो बच्चा लोग यहाँ लिखा हुआ है साइन फंक्शन ऑफ dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये कहता है वैसा ही होता है माइनस कॉस फंक्शन ऑफ x बाय, सब में एक ही नियम है, कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना, कॉफिशिएंट ऑफ x प्लस c। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस फंक्शन ऑफ x dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन फंक्शन ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x प्लस c। याद रहे कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x मस्ट बी लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, लीनियर इक्वेशन के अलावा कुछ भी होगा तो इसके लिए वैलिड नहीं है। तो ऐसा आप किसी में भी लगा सकते हैं, पर बेसिकली हम लोग को यही दोनों यूज होगा ऐसा क्वेश्चन में, सिर्फ साइन और कॉस यूज होगा फिजिक्स में। तो जो यूज होगा सिर्फ उसकी बात करें, जो यूज नहीं होगा उसकी बात क्यों करें। इसमें टैन कॉसेक लटपट ये सब यूज नहीं होगा। ऐसा जो क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ साइन और कॉस यूज होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड फिजिक्स में साइन और कॉस के अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ साइन और कॉस की बात कर रहे हैं कि साइन फंक्शन ऑफ एक्स dx होगा। ऐसे भी अभी हम बताए थे कि साइन एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, सिमिलरली कॉस का सिंपल इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो यहाँ भी वही करना है। तो यदि साइन फंक्शन ऑफ एक्स है तो माइनस कॉस फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड, वैसा ही इसमें भी एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड। कुछ बच्चा लोग लेट से जुड़ते रहता है, उनको हम बता दें देखो भाई क्लास एकदम स्टार्टिंग से करो,
क्लास स्टार्टिंग से नहीं करोगे ना तो बीच में फिर आओगे तो समझ नहीं आएगा, तो फिर आप बाद में कहेंगे कि देखो ये 10th क्लास नहीं ना है कि एक दिन स्कूल छोड़ दिए, किसी से नोट्स उतार लिए, रट्टा मार लिए तो नंबर आ जाएगा 100 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर। ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ आपको एक एक चीज़ समझना है, यहाँ रटने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको जो यहाँ सवाल, आप 10 किताब भी पढ़ लीजिएगा या दुनिया में जितना भी फिजिक्स का किताब है आप सब भी बना लीजिएगा ना, तो मेडिकल में उसका क्वेश्चन आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन हर साल नया फ्रेम होता है, लोग नया क्वेश्चन जनरेट करता है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो आप लोग को जिस समय क्लास स्टार्ट होता है उसी समय क्लास ज्वाइन कीजिए, 5 मिनट पहले तैयार रहिए आप। यहाँ नहीं आ रहा सिग्नल। चलिए अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इधर, जैसे यहां लिखा हुआ है बच्चा लोग cos 3x + 6 dx, आप देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा cos का साइन होता है और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो x का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ बाई 3 और प्लस c। मान लीजिए कोई लिख दिया cos 5x dx, ऐसा लिखा हुआ है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है बच्चा लोग साइन और फिर x के कॉफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। 5 5 को काट के बहादुरी नहीं दिखाना है, ये नहीं कटेगा, एक एंगल में है। सिमिलरली मान लीजिए साइन कहीं लिखा हुआ है 5 - 2x dx और इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन का होता है बच्चा लोग माइनस cos 5 - 2x होल डिवाइडेड बाय x का कॉफिशिएंट -2 है, तो -2 + c। ऐसा मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है साइन 3πx - π/4 dx, ये पाई मतलब बताए थे ट्रिगोनोमेट्री में, तो इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चा लोग -cos 3πx - π/4 होल डिवाइडेड बाय x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो x का कॉफिशिएंट जो है वो 3π है, तो यहाँ पे 3π और प्लस c आ जाएगा, तो ये इसका वैल्यू होगा। क्या हो, कहीं केबल कनेक्शन प्रॉब्लम है? हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं, कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी माइनस π/2 dt, यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल t है, तो साइन का इंटीग्रेशन -cos ओमेगा टी माइनस π/2 होल डिवाइडेड बाय, वहाँ पे x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते थे, यहाँ पे t के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो t का कॉफिशिएंट यहाँ ओमेगा है और प्लस c। आपको टफ लगा तो सिंपल मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन 2t dt, ऐसा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन का कॉस होता है माइनस में ना, तो माइनस बाई टी का कॉफिशिएंट 2 और प्लस c। कहीं कोई लिखता है साइन 3π - π/2 t dt, इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन का होता है बच्चा लोग कॉस माइनस में, तो ये हो गया 3π - π/2 t होल डिवाइडेड बाय t का कॉफिशिएंट, तो t का कॉफिशिएंट हो गया -π/2 प्लस c, तो ये जो है सो इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग 1 2 डिफिनिट इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करो कहीं लिखा हुआ है cos 3πx - π/4 dx और 0 to 1, इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि ये कितना आएगा, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए बनाने का तरीका क्या है।
हम लोग लिखेंगे इसको साइन 3 पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाय, एक्स का कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो एक्स का कॉफिशिएंट 3 पाई है, ये हो गया 3 पाई। चूँकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चा लोग, तो सी नहीं लगाएंगे और लिमिट हो जाएगा 0 to 1 ऐसा। अब आइए लिमिट लगाइए, साइन 3 पाई एक्स का वैल्यू 1 माइनस पाई बाई 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 3 पाई। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को ट्रिगो लगाना पड़ेगा। जैसे साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होगा, आपको नियम याद कीजिए, ये प्लस माइनस साइन पाई बाई 4 होगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 2 पाई होता है एक बार घूमने पे, एक बार आधा घूमेंगे तो 3 पाई और उसमें कुछ घटाना है तो यहाँ लौट आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री और ये 1/√2 होता है। तो चलिए इसका वैल्यू निकल गया। एक बात और कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है ऐसा, तो इसका वैल्यू हम निकाल दिए कि ये 1/√2 आया। ये बचा हुआ है साइन माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, और टैन माइनस थीटा जो है वो माइनस टैन थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1/√2 माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई। तो ये वैल्यू भी 1/√2 होगा बाय 3 पाई, मतलब ये सॉल्व करके √2/3 पाई आएगा। एक इसमें परेशान सवाल पूछा था कहीं पे कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन जो है ये वेरिएबल होगा। जिसमें d लगा दें, जैसे dx लिख दें, इसका मतलब वेरिएबल x है। वही बता रहे यार, तेरा ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। जिसमें एक d लगा दें वही वेरिएबल होता है। जैसे dx लिख दिए मतलब x का टर्म वेरिएबल है, कहीं dy लिख दिए मतलब y का टर्म वेरिएबल है, कहीं dt लिख दिए मतलब t का टर्म वेरिएबल है। ऐसे पहचानेंगे, और जो वेरिएबल होगा उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो यही बात आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और बोलता है कि इसको इंटीग्रेट करो। मान लो इसका इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो 0 से 30 डिग्री है, इसको सॉल्व करना है। ऐसा हम कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें साइन और कॉस एक ही साथ है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें साइन और कॉस एक साथ आया हुआ है। तो आपको कोई दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीटली या तो साइन में कन्वर्ट हो जाए या तो कंप्लीटली ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं ऐसा। कोई बोलेगा इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा। एक फार्मूला पढ़ाए थे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा 0 to 30 1/2। अब इसको लिखा जा सकता है साइन 2x dx, तो हाफ। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, साइन का होता है माइनस कॉस 0 से 30, पर यहाँ x के कॉफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे तो x का कॉफिशिएंट 2 है, 2 to 4 हो जाएगा। आपको माइनस में दिक्कत होता है तो माइनस बाहर कर लीजिए, -1/4 2 इंटू 2 और ये माइनस। चलिए एक बार लिख देते हैं फिर आगे लिमिट लगा देंगे। 0 to 30 -1/4 cos 2x, तो आप यहाँ लिखें cos 2 x के जगह में 30 और cos 2 x के जगह में 0, तो -1/4 ये 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 माइनस ये 0 हो गया और 0 का वैल्यू 1 होता है। थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए।
-1/4, 1/2 माइनस -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो जहाँ कुछ अलग तरह का टर्म दिया होगा वहाँ आपको कुछ इस तरीके का टर्म इस्तेमाल करना पड़ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है sin 4x इंटू कॉस 2x dx और इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ तो एंगल भी सेम नहीं है कि वो वाला फार्मूला लगेगा। जैसे sin 2 थीटा में जो लगाते थे वो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल सेम होता था तब ऐसा लिख सकते थे। एंगल सेम नहीं है तब क्या करेंगे? आपको हमेशा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। कैसे लगाएंगे वो हम बता रहे हैं। किसी ज़माने में हम फार्मूला पढ़ाए थे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये मान लो इक्वेशन 1 है। और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ माइनस था और यहाँ पे था कॉस ए इंटू साइन बी, ये इक्वेशन नंबर 2 था। आप ऐसा कीजिए कि इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टर्म हमारे पास बच गया वो ऐसा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखिए हम लोग इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, लेकिन उसके पहले 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है तो व्यवस्था कर देते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड इंटू कॉस 2x dx। तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड कर दिए। एक लड़की लिखिए इसको 2 साइन 2x कॉस 2x लिख देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए वो लिखने से फायदा नहीं है। अब देखिए हम लोग फार्मूला सेट कर रहे हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो गया तुम्हारा a और ये हो गया तुम्हारा b। अब हम लोग इसको फार्मूला में सेट करें तो हाफ क्या लिखा हुआ है? साइन a प्लस बी लिखा हुआ है, तो साइन a प्लस बी मतलब बच्चा लोग 4x प्लस 2x प्लस साइन a माइनस बी 4x माइनस 2x और इस पूरे का dx। हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 4 और 2 6 होता है बच्चा लोग, तो ये हो गया साइन 6x, ऐसा हो गया। और ये cos 2x ये ऐसा है और यहाँ पे dx। अब आइए हाफ, साइन का इंटीग्रेशन बच्चा लोग माइनस कॉस होगा और x का कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, फिर साइन का कॉस होगा माइनस में और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंगल साइन और कॉस में होना चाहिए, साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यही इसका तरीका है सॉल्व करने का। ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला यही है, लेकिन वेरिएशन और भी हो सकता है, कुछ और भी तरीके से फिजिक्स में यूज हो सकता है। आपको थोड़ा सा हम फिजिक्स में यूज करके दिखाते हैं कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज करेंगे। तो एक टर्म तो हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं उसको कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इसका क्या मतलब है? इस नाम के टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन भी आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है। जैसे आप देखिएगा कभी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो बोलेगा ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। आप जो 9th-10th में एवरेज वेलोसिटी पढ़े हैं वो तो यहाँ पढ़ना ही है, उसके अलावे भी कुछ पढ़ना है। तो उसका वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हम एक इक्वेशन लिख दें 3t² प्लस 4t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। हम ऐसा बोल दिए कि t0 से t बराबर 2 सेकेंड में इसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए।
तो जो आप पढ़ के आए हैं 9th-10th क्लास में, वो मेथड यहाँ काम नहीं आएगा। आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यदि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड का, तो हम लोग को इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से ये वैल्यू निकलेगा। एक तो ये बात हो गया। मान लीजिए दूसरा कहीं ऐसा दिया हुआ है कि f = 10 e⁻⁻ x है, और क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 1 मीटर से x बराबर 3 मीटर तक आप वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। तो एक तरीका है कि इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट निकाल दें। वर्क डन का एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, f dx। और एक तरीका ऐसा भी है कि एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दें, ऐसा भी कुछ तरीका होता है। तो एवरेज फोर्स इनटू s कर देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? कोई बोलेगा हम लोग तो पढ़वे किए हैं, ऐसे पढ़े हैं f1 + f2/2, वो सब का जमाना लग गया, वो सब यहाँ वैलिड नहीं है। तो बोलेगा पहले पढ़ते थे वो गलत था, ऐसा भी नहीं है। आपको हम बताएंगे कि एवरेज के लिए ये जो आप sum/2 लिखते थे, 2 का एवरेज निकालना है तो f1 + f2/2, या आप एग्जाम देते हैं 5 सब्जेक्ट का, पाँचों का नंबर जोड़ के 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो भी वैलिड है। लेकिन वो कब वैलिड है उसका अलग कहानी है, उसके लिए कुछ शर्त है कि कब वो फार्मूला वैलिड होता है। जनरल में जो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका है वो इंटीग्रेशन से निकलता है। बहुत तो ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग कभी पढ़ेंगे एसएचएम में कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऐसा आता है। ये काइनेटिक एनर्जी का मान लो फार्मूला एसएचएम नाम के चैप्टर में, ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, नाम है चैप्टर का अल्टरनेटिंग करेंट। उसमें करंट का इक्वेशन आएगा I = I0 sin ωt। इसमें क्वेश्चन देगा कि इसमें एवरेज करंट कैलकुलेट करो, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको मोटा मोटी ये समझना है कि आगे चल के फिजिक्स में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगा, और जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होगा वो सम डिवाइडेड बाय जितना का सम किए उतना का डिवीजन। जैसे 2 का तो f1 + f2/2, 3 का तो f1 + f2 + f3/3, ये सब लागू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ये लागू नहीं होगा, कहीं कहीं ये लागू होगा, बहुत रेयरली कहीं कहीं वैलिड होगा, और आपको शर्त बताया जाएगा कहाँ वैलिड होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। अभी आपको ये समझना है इंटीग्रेशन से किसी भी टाइप का एवरेज निकलता है, वो v1 + v2/2, f1 + f2/2 भी आता है। तो इंटीग्रेशन ज़्यादा जनरल मेथड है। तो इंटीग्रेशन से हम लोग किसी का भी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग को सीखना है कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका तरीका क्या है कैलकुलेट करने का। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं उस मेथड पे जिससे ये कैलकुलेट होता है। तो आइए आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लो रे बच्चा लोग कि वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। वेलोसिटी जो है वो टाइम के टर्म में बदल रहा है, और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि t बराबर t1 से t बराबर t2 पे आप इसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। आप यदि ये फार्मूला लगाते हैं तो ये सही नहीं है, ये मान लीजिए अभी ये नहीं लगेगा, कुछ और मेथड से बनेगा। वो मेथड है इंटीग्रेशन ओवर v dt/dt। नया टर्म है, बहुत आसानी से नहीं समझ में आ जाएगा, नया टर्म आपको समझना पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा फिजिक्स का रूल बनाया गया है। तो एवरेज वैल्यू जो कैलकुलेट होगा वो v dt/dt, और यहाँ लिमिट लेंगे t1 से t2, t1 से t2। कोई बहादुरी दिखा सकता सर dt काट देंगे, इंटीग्रेशन काट देंगे, बराबर भी आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल को इंटीग्रेशन में नहीं काट सकते हैं, ये वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेशन में काटने का अधिकार आपको नहीं है, आप काट नहीं सकते इसको। तो एवरेज वैल्यू ऐसे निकलेगा। लेकिन यहीं पे वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ x होता, आपको जनरल समझना पड़ेगा। यदि यहाँ वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ x होता
तब जो इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होता वो भी dx बाई dx कैलकुलेट होता। यदि टाइम के टर्म में दिया होगा तो टाइम से dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, यदि x के टर्म में दिया होगा तो dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, जिसके टर्म में दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटीग्रेट करना है। यदि वेरिएबल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो भी dt बाई dt, और यदि वेरिएबल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो dx बाई dx। आगे चल के हम लोग इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको हम लोग स्पेस एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाएंगे। स्पेस एवरेज वेलोसिटी के नाम से ये जाना जाता है। ये सब टर्म क्या है वो अभी आपको शायद समझ में नहीं आया। और इसको हम लोग टाइम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी, और उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी। कोई सवाल उठाएगा, सर ये तो काइनेमेटिक्स में आएगा, अभी क्यों बता रहे हैं? एक्चुअल में ये आएगा तो काइनेमेटिक्स में, लेकिन इंटीग्रेशन से बनेगा ये। तो हम कुछ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आपको समझाना चाह रहे हैं। तो ये सब तरीका होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकालने का। और डिटेल से चर्चा करेंगे एवरेज का, जो चैप्टर में जो कैलकुलेशन पूछा जाएगा उसके बारे में। हम कुछ ऐसा जनरल टर्म जो है उसका एवरेज निकाल देते हैं जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आता है, और हम लोग उसका रिजल्ट याद कर लेंगे। उसका रिजल्ट याद कर लेंगे तो हमको इंटीग्रेट बार बार करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है। हम लोग यदि रिजल्ट याद करके टिक मार के निकल जाए तो आपका जीवन कट जाएगा। तो हम आपको 4 ऐसा वैल्यू निकाल रहे हैं, और यही 4 सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज होता है। पर इसका कभी ये मतलब नहीं है कि केवल यही यूज होता है। ये 4 जिसका हम बात कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स में यूज होता है। अल्टरनेटिंग करंट में कदम कदम पे यूज होता है। अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में कदम कदम पे इसका यूज होता है। एसएचएम में यूज होता है, जिसको एनसीईआरटी में ऑसिलेशन भी बोला जाता है। वेव्स में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यूज होता है, सेमीकंडक्टर में यूज होता है। तो ये सब कुछ चैप्टर है जिसमें 4 वैल्यू जनरली यूज होते रहता है। वो 4 वैल्यू है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इन चारों का आपको एवरेज वैल्यू निकाल के बता देते हैं, और ये चारों का रिजल्ट आपको रट्टा मार लेना है। तो साइन थीटा का जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू का सिंबल ऐसे भी होता है। ये कॉस थीटा के एवरेज वैल्यू के बराबर होता है, और ये वैल्यू 0 होता है। साइन थीटा का एवरेज वैल्यू या कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू, ये एवरेज का सिंबल यूरोडोव नाम के किताब में इस्तेमाल हुआ था। तो जनरली हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, साइन थीटा का एवरेज वैल्यू, कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू, ये 0 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू, और ये 1/2 होता है। ये वैल्यू 1/2 होता है। जो लोग को इंटीग्रेशन समझने में दिक्कत पेश आ रहा है, आप यदि ये चारों रिजल्ट याद कर लेंगे और जहां ये इस्तेमाल होगा पुट कर देंगे तो आपका जीवन कट जाएगा। लेकिन जिनको इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है वो समझ भी लें एक बार कैसे होता है, नहीं तो बार बार दिमाग में ये सवाल कूदेगा, अरे यार ये कैसे होता था, मास्टर हर बात में बोलता है याद कर लेने। ऐसा कोई बात नहीं। चलिए सबका एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। जैसे साइन थीटा का एवरेज वैल्यू निकालना है, थीटा में दिया हुआ है, तभी हम क्या बोले थे आपको कि थीटा में दिया है तो डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डी थीटा से डिवाइड करेंगे। और ये जितना भी साइन कॉस का फंक्शन है इसका एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई में निकाला जाता है। कोई बोलेगा 0 से 2 पाई मतलब वो 360 डिग्री एक रोटेशन कंप्लीट होता है ना, तो 0 से 360 डिग्री में इसका एवरेज वैल्यू निकाला जाता है। 0 to 2 पाई, इसमें हम लोग इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताएं बच्चा लोग,
कि ये माइनस कॉस थीटा होता है, 0 से 2 पाई डिवाइडेड बाय 0 से 2 पाई डिवाइडेड बाय डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से 2 पाई इज इक्वल टू, थीटा के जगह में आप 2 पाई लिखिए, माइनस, यहाँ माइनस पहले से है, थीटा के जगह में 0 होल डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू, आप याद कीजिए हम पढ़ाए थे कि कॉस में इवन नंबर गुना पाई होता है तो उसका वैल्यू +1 होता है, और ऑड नंबर इंटू पाई होता है तो उसका वैल्यू -1 होता है, ऐसा पढ़ाए थे। तो ये वैल्यू हो गया +1, माइनस माइनस प्लस, 0 तो 1 होता है, पूरा दुनिया जानता है, +1 -1 ये वैल्यू 0 आ जाएगा। यदि आप इसका इंटीग्रेशन समझे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं समझे तो आप अब याद कर लीजिए कि साइन थीटा का कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू 0 होता है। कोई बोलेगा आप तो डिराइव साइन का किए, थोड़ा कॉस का भी कर दीजिए, आप भी कर सकते हैं इसको। यदि हम लोग इसमें कॉस थीटा डी थीटा डिराइव करें बाई डी थीटा, और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई इज इक्वल टू, कॉस का इंटीग्रेशन होता है बच्चा लोग साइन थीटा 0 से 2 पाई, और डी थीटा का थीटा 0 से 2 पाई। चलिए लिमिट बैठाइए, ये 2 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 0, साइन कोई भी पाई का वैल्यू 0 पढ़ाए आपको शायद याद होगा, तो 0 माइनस 0 बाई 2 पाई, ये सॉल्व करके 0 आएगा, तो इसका आंसर जो है वो 0 होगा। जो बच्चा लोग 12th पढ़ लिया है, एक हम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, 11th वाला खाली सुनेगा, भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है। 12th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है kx माइनस ओमेगा टी, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है kx माइनस ओमेगा टी। जो बच्चा लोग 12th का एग्जाम दिया है, 12th क्लास में पढ़ा है, वो पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बुक में लिखा जाता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। वो आप लोग जो रट्टा मारे थे आज समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी हम बताए कि साइन का एवरेज वैल्यू 0 होता है, तो यदि इसका एवरेज वैल्यू 0 होता है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ऐसा बहुत एग्जाम्पल फिजिक्स में आ चुका है, पर इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 11th का है, इसलिए हम उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, वो लोग उनसे अभी रूबरू हुआ नहीं है। आप मोटा मोटी इतना समझिए कि भविष्य में ये सब बहुत आने वाला है, और उसमें आपको याद रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू 0 होता है। चलते हैं थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा की ओर। साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ डी थीटा लिखना पड़ेगा, और ये 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ऐसा है कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला ही आपको नहीं पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़ा ही नहीं, होता ही नहीं है, तो पढ़ाएंगे कहाँ से। फार्मूला साइन थीटा कॉस थीटा का होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं होता है, तो फिर बनेगा ही नहीं। ऐसा भी बात नहीं है। आप याद कीजिए 1 + cos 2 थीटा किसी जमाने में पढ़ाए थे, ऐसा फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला हम बोले थे, तो आप ऐसा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा हम बताए थे। आप कॉपी पलटाइएगा, यहीं पे माइनस लगा देते थे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता था। यदि यहाँ पे ऐसे लिख देते तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था। ऐसा कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे बच्चा लोग, तो 1 - cos 2 थीटा 2 डिवाइड हो जाएगा, और ये हो गया डी थीटा। नीचे आइए, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और ये 0 से 2 पाई। ये फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, पहले ही पढ़ा चुके हैं।
जो लोग क्लास नहीं किए हैं पीछे का वीडियो देख लें, और यदि आप पीछे का टर्म नहीं समझेंगे तो आपको हमेशा आगे दिक्कत होगा। ये हो गया 0 से 2 पाई, 2 को बुलाइए बाहर, तो यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, और ये 0 से 2 पाई होल डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0। अब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 1/4 पाई इंटीग्रेशन, यहाँ 1 है, यहाँ डी थीटा है, यानी 1 इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको लिखेंगे थीटा का पावर 0 डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन थीटा आएगा। यदि आप नहीं समझे तो पुराने दिन याद करें, dx का इंटीग्रेशन x पढ़ाए थे, dy का y पढ़ाए थे, dz का z पढ़ाए थे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, तो 1 इंटू डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन थीटा, और फिर cos का, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन और थीटा का कॉफिशिएंट से डिवाइड, यहाँ लिमिट 0 से 2 पाई, 1 इंटू डी थीटा का थीटा। या हो सकता है अभी भी कुछ लोग को दिक्कत है, हटाइए, हम इसको और ब्रेक कर देते हैं, आपका तकलीफ दूर कर देते हैं। इसमें और कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, 1/4 पाई आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे तो बाहर ले जा चुके हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और लिमिट वही रहेगा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। जो लोग डायरेक्ट समझ गए थे अच्छा बात है, जो लोग नहीं समझे उनको हम समझा रहे हैं। 1/4 पाई, इसका इंटीग्रेशन थीटा 0 से 2 पाई, कॉस का होता है साइन बच्चा लोग, थीटा का कॉफिशिएंट 2 और 0 से 2 पाई, ऐसा। तो 1/4 पाई, यहाँ थीटा के जगह में 2 पाई माइनस 0, इधर आइए, थीटा के जगह में 2 पाई और माइनस थीटा के जगह में 0/2, चलिए 1/4 पाई 2 पाई माइनस साइन एनी पाई 0 होता है, ऐसा पढ़ा चुके हैं, साइन 0 तो 0 ही होता है, तो इधर सब 0 हो गया, ये 2 पाई बचा, तो ये हो गया 2 पाई/4 पाई, कट करके हाफ आएगा, तो इसका वैल्यू 1/2। हम लोग न्यूमेरिकल में इतना लंबा करके दिखाएंगे नहीं, सीधा सीधा आंसर याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। कैसे निकलता है, तो इंटीग्रेशन से निकलता है, और वो सॉल्व कैसे होता है वो सॉल्व करके आपको दिखा दिए। चलिए, अभी बोले थे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कोई बोलेगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा भी समझा दीजिए, हम नहीं बना पाएंगे खुद से, लीजिए बना दे रहे हैं, आप चिंता ना करें। और इसको 0 से 2 पाई में सॉल्व करना है, 0 से 2 पाई में सॉल्व करना है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं भाई। कॉस का फॉर्मूला लगाइए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन थीटा 0 से 2 पाई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी है 0 से 2 पाई, 2 को बाहर करो, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, और यहाँ लिमिट 2 पाई माइनस 0, 2 पाई इंटू 2 4 पाई हो जाएगा बच्चा लोग, तो 1/4 पाई। अब इसको भी इंटीग्रेट करो, अभी बताए थे 1 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन और थीटा के कॉफिशिएंट से डिवाइड, और यहाँ 0 से 2 पाई इज इक्वल टू, तो ये आएगा बच्चा लोग 1/4 पाई, लिमिट थीटा के जगह में 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 0 साइन 2 इंटू 0 बाई 2, ऐसा। आप इसको सॉल्व करें तो ये भी आंसर हाफ आएगा। जो लोग इंटीग्रेशन समझे अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। जो लोग नहीं समझे वो रट्टा मारो, भारत की राजधानी दिल्ली,
तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ। रट्टा मार लो, तुम्हारा जीवन कट जाएगा, कहीं कोई तकलीफ महसूस नहीं होगा। चलो एक बात और बता दें, कोई बोलेगा वो वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आप तो बोल के अधूरा रख दिए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऐसे दिया है और t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड में क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। फार्मूला होता है बच्चा लोग v dt डिवाइडेड बाई dt, v dt डिवाइडेड बाई dt, ऐसा कुछ। तो v का वैल्यू बैठा दीजिए 3t स्क्वायर प्लस 2t dt, 3t स्क्वायर प्लस 2t dt डिवाइडेड बाय dt। हम पहले ही बोले dt dt काट के बहादुर मत बनना, बहादुरी का कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। ऐसा अब इंटीग्रेट कीजिए, 3 को छोड़ देंगे, शायद आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ाते हैं, 2 है 1 बढ़ाएंगे तो पावर 3/3 प्लस यहाँ 2, यहाँ पावर 1 है 1 बढ़ाएंगे तो t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गया 1 का 4, 1 2 का 4 होता है, डायरेक्ट 1 का 4 हो गया और ये 1 का 4। चलिए इसको सॉल्व करो, पहले घर का झगड़ा खत्म करो, 3 का गला दबाओ, 2 का गला दबाओ तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर 1 to 4 और लिमिट 4 - 1, टी के जगह में 4, फिर 4 माइनस 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 64 प्लस 16 80 होता होगा, -2/3 तो ये 78/3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। (78/3) आ रहा है, 78/3 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। जैसे हम बता रहे थे आपको कि भविष्य में काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में ऐसा आएगा, आपको बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन कॉस्ट का स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, मतलब इसका आंसर होगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कुछ डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल होगा, आप याद रखेंगे तो कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला हम लोग एसएचएम में डिराइव करेंगे, कहेंगे एवरेज वैल्यू निकालो तो इसका वैल्यू हाफ पुट कर देंगे, तो ये एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है, ऐसे आता है। चलिए इंटीग्रेशन में करीब करीब सारा फार्मूला समाप्त हो गया। आपको हम कुछ और एप्लीकेशन पार्ट इंटीग्रेशन का बता देते हैं, कैसे इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। कुछ शायद यहाँ और लिखा हुआ है तो चेक कर लेता हूँ। एक तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू वाला दिया हुआ है, एक दो हम बता दिए, कुछ और आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। पेज नंबर 20 में दिया हुआ है, पेज नंबर 20 में एक टॉपिक दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, और वहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से कुछ ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आप लोग बाद बाकी बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनेगा तो डाउट क्लास तो है ही, उसमें बताएंगे आपको। चलिए देख लेते हैं सीट में कुछ और टाइप का सवाल है क्या। इंटीग्रेशन में ठीक है, लगभग आपको इंटीग्रेशन बता दिए हैं। आप लोग इंटीग्रेशन का जो असाइनमेंट दिया गया है, आपको असाइनमेंट में इंटीग्रेशन नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है,
इंटीग्रेशन कंप्लीट समाप्त हो गया है। आप उस असाइनमेंट को बनाइए, उसमें जो डाउट होगा वो डाउट हम आपको बताएंगे। कल यदि मेरा 9 बजे क्लास होगा तो कल सुबह में 8 से 9 ट्रिगोनोमेट्री का डाउट क्लास होगा। सुन लीजिए, टाइमिंग ठीक से, तैयार रहिएगा। सुबह में 8 बजे से 9 बजे तक ट्रिगोनोमेट्री का डाउट क्लास होगा। बहुत लोगों को डाउट है और एक्चुअल कुछ असाइनमेंट में ट्रिगोनोमेट्री में कुछ जगह एरर है, 4 से 5 जगह छोटा मोटा एरर है। आप अपना बनाते जाइए, आपको जो आंसर आ रहा लिखते जाइए, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है आप उसको टिक करके रखिए, कल सबका समाधान निकल जाएगा। तो कल सुबह में 8 बजे से 9 बजे ट्रिगोनोमेट्री का डाउट क्लास और फिर 9 बजे से रेगुलर जैसा क्लास चलता है। बीच में आपको 5-10 मिनट का ब्रेक दे दिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। अब आइए, जो बच्चे 12th पास भी हैं उनके मन में एक सवाल हमेशा उठता है, सर यही पता नहीं चलता ना कब क्वेश्चन में इंटीग्रेट करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है और ये समझना जरूरी है, तब तो आप इंटीग्रेशन लगाएंगे। फार्मूला तो आप तब लगाएंगे जब आपको ये समझ में आए कि हमको इंटीग्रेशन लगाना कहाँ है। यदि आप यही नहीं समझ पाए कि हमको इंटीग्रेशन लगाना कहाँ है तो आप कैसे बनाएंगे। इसलिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं आज कि इंटीग्रेशन किस टाइप के न्यूमेरिकल में लगता है। हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो टॉपिक क्लास 10 में भी पढ़ना था, क्लास 10th में भी आप पढ़े हैं। हम कुछ उसी टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है और इस रॉड का लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और कह रहा है कि यहां से x दूरी पे जाएंगे तो रो का वैल्यू रो नॉट एक्स बाय एल दिया हुआ है। रो क्या है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, मैडम आपको बताई होगी। देखो बेटा, रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। यहां पे क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये इस एंड से x दूरी पे ऐसा है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहे हैं आपको कि कहां इंटीग्रेशन यूज करते हैं। नहीं तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन आप यही नहीं जानेंगे कि हमको कहां इंटीग्रेशन लगाना है। तो अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो रो बराबर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि रो बराबर रो नॉट इंटू एक्स बाय एल। रजिस्टिविटी वेरी कर रहा है, एक्स 0 कर दें तो रजिस्टिविटी 0 है, और x का वैल्यू l कर दें तो रजिस्टिविटी l बाय l कट के रो नॉट हो जाएगा। मतलब रजिस्टिविटी बदल रहा है। कोई बोलेगा हम लोग तो पढ़े थे रजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। कोई भी बात जो 9th 10th में पढ़े उसको यहाँ मत लगाओ, वहाँ जो पढ़े उसका कथा कहानी एकदम अलग है, यहाँ जो पढ़ रहे हो उसका कथा कहानी एकदम अलग है। तो यहाँ जो पढ़ा रहा है वो समझना है। 9th 10th में क्या पढ़ के आ रहे हैं भूल जाइए। मान लीजिए वो सब कुछ पढ़े ही नहीं थे, डायरेक्ट एडमिशन हुआ 11th में, तो रजिस्टिविटी भी बदलता है। रजिस्टिविटी यहाँ वेरी कर रहा है, रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स बाय एल। तो आप फार्मूला पढ़े थे रो एल बाय ए, ऐसा फार्मूला पढ़े थे। ये रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का रिलेशन था कि रेजिस्टेंस बराबर होता था रो एल बाय ए। तो यहां पे रो क्या है, बदल रहा है। तो कोई भी ऐसा फार्मूला जो आप पढ़े हैं, सुनिए बढ़िया से, कोई भी ऐसा फार्मूला जो आप पहले से पढ़ चुके हैं या आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, उस फार्मूला में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी भी बदलने वाला हो जाए, जो फार्मूला आप पढ़े हैं, जो फार्मूला आप पढ़े हैं, उस फार्मूला में कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बदलने वाला आ जाए तो वो क्वेश्चन इंटीग्रेट करके बनाना पड़ता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए कि जो भी फार्मूला हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं, उस फार्मूला में कोई भी एक टर्म बदलने वाला आ जाए तो हम लोग वो क्वेश्चन इंटीग्रेट करके बनाते हैं। जैसे अभी रजिस्टिविटी बदलने वाला आ गया
तो ये क्वेश्चन जो बनेगा वो इंटीग्रेट करके बनेगा, हम लोग को इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक वायर है ऐसा, ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया है, एचसी वर्मा का करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का 15 नंबर क्वेश्चन है एचसी वर्मा में, और भी किताब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए यहां का रेडियस ए है और यहां का रेडियस बी है और इस वायर का लेंथ एल है और इसका रेजिस्टिविटी रो है और ये रो कांस्टेंट है। इस बार हम कह रहे हैं कि रो का वैल्यू कांस्टेंट है, हम लोग को इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो रो एल बाय ए, रो कांस्टेंट है, एल दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, तो यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई ए स्क्वायर होगा और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बी स्क्वायर होगा। तो यहां पे क्या पुट करें, इस एरिया में क्या पुट करेंगे, पाई ए स्क्वायर पुट करेंगे या पाई बी स्क्वायर पुट करेंगे। एक इंड पे एरिया पाई ए स्क्वायर है, दूसरे इंड पे एरिया पाई बी स्क्वायर है, और बीच में भी बदल रहा है, बीच में कहीं यहां लेंगे तो यहां रेडियस अलग है, यहां भी वैल्यू अलग होगा। तो ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन से बनेगा, क्योंकि यहां एरिया बदल रहा है, इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी बदल रहा है और इस क्वेश्चन में एरिया बदल रहा है। तो हम बोले ना कि जो फार्मूला आप नॉर्मली पढ़े हैं उसमें कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगा तो बनाने का तरीका इंटीग्रेशन है, वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन से बनेगा। यदि आप चाहते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यदि इस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यदि आप इन लोगों को समझ लें कि कैसे बनेगा, थोड़ा इंटीग्रेशन समझे हैं तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। पहले हम पहला सवाल का चर्चा करते हैं। देखिए, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं, आप इंटीग्रेशन का अप्रोच देखिए क्या था। आप याद कीजिए, जब हम फर्स्ट डे इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो नियम क्या था, हम एक ऐसा में भी ग्राफ लिए थे, समथिंग कुछ भी लिख देते हैं, और यहाँ पे x बराबर a था, यहाँ पे x बराबर b, और हम बोले थे एरिया कैलकुलेट करो। तो हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, आप याद कीजिए, बीच में हम लोग एक पतला स्ट्रिप कट किए थे, ऐसे पतला स्ट्रिप कट किए थे, और उसके बाद इसका एरिया निकाल के फिर जाके इंटीग्रेट किए थे। इंटीग्रेशन का मतलब है एडिशन, और इंटीग्रेशन मतलब हम बताए थे, पहले एक पतला सा स्ट्रिप कट करते हैं, फिर पतला पतला स्ट्रिप को जोड़ देते हैं, ऐसा ही पतला पतला स्ट्रिप बहुत सारा आएगा, जोड़ देंगे और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही इंटीग्रेशन का नियम है। एक पहले छोटा सा स्ट्रिप कट करना पड़ता है। कोई भी आदमी बहुत अमीर है तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक दिन आया और एकदम उसको अरबों रुपया दे दिया, लो भाई तुम बिजनेस करो। अंबानी एक दिन में अमीर नहीं बन गया। उसका जो पिताजी था धीरू भाई अंबानी, वो अमर प्रदेश में किराना दुकान में काम करता था, वहां से उसको जो सैलरी मिलता था उस पैसा को इकट्ठा करते गया, वहीं से कपड़ा का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू किया, उससे जो पैसा आया इकट्ठा करते गया, और ऐसे इकट्ठा करते करते आज अरबपति बन गया। इसी का नाम इंटीग्रेशन है। पहले हम लोग एक छोटा सा किराना दुकान में काम करेंगे, फिर पैसा इकट्ठा करते करते हम लोग अंबानी की तरह बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो हम लोग को जब इसका पूरा रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग एक छोटा सा किराना दुकान ढूंढते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ढूंढते हैं, वो छोटा सा एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर जाके पूरा को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। तो देखो भाई, जब हम लोग पूरा रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R होता है, पूरा निकालते हैं तो क्या होता है R। तो अभी हम लोग एक छोटा सा हिस्से का रेजिस्टेंस निकालेंगे, कोई भी छोटा, छोटा में D लगाना है तो इसमें DR लिखेंगे, इज इक्वल टू रो का वैल्यू बैठा देंगे रो नॉट x बाय एल। कहीं भी इंटीग्रेट करने के लिए D तो होना ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे,
ये छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे और हम लोग ये मानेंगे कि ये छोटा सा एलिमेंट का जो मोटाई है, जो लेंथ है, वो dx है। ये कितना बड़ा है? dx है। हम लोग सिर्फ जो इसको अभी शेड किए हैं, जिसको ब्लैक कलर से, सिर्फ इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, पूरा का नहीं निकालेंगे। अरबपति एक बार नहीं बनेंगे, किराना दुकान में पहले काम करेंगे। तो एकदम छोटा सा एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लोग एक dx लेंथ का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो निकालिए। देखिए रो किसका दिया हुआ है, यहां जो x लेंथ पे है उसका, तो रो बैठा दिए। l किसका लेंगे? किराना दुकान, छोटा सा एलिमेंट का लेंथ लेंगे। तो छोटा सा एलिमेंट का लेंथ dx लिए हैं और यहां एरिया कांस्टेंट है, तो इसको रहने दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। रो नॉट ए एल जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखिए, x dx। अब सवाल उठता है कि इसका लिमिट क्या लेंगे कि पूरा पोर्शन कवर करेगा। जब भी आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन लीजिएगा तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लिमिट बार बार अपने से पुट करना पड़ेगा कि क्या लिमिट होगा। तो पहला बात, यहां इसके अंदर में जो है हम लोग कहते हैं उसी का लिमिट लगाना है। जैसे अंदर में x है मतलब x यहां लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो हम लोग लेंथ का लिमिट लेंगे। ऐसा लेंथ का लिमिट लो कि पूरा रॉड कवर करे, ऐसा लेंथ का लिमिट लो कि पूरा रॉड कवर करे। तो पूरा रॉड का लंबाई l है, पूरा रॉड का लंबाई l है। तो हम इसको उठा के यहां ले आए। इस एलिमेंट को हम बोलते नहीं, हम यहीं पे मानेंगे। तो यहीं पे मानते तो x यहीं से मेजर कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 हो जाता और ऐसे स्लाइड करते करते यहां पहुंचा देते, तो यहां तक का लेंथ l है। तो इसको उठा के फेंक दो यहां, तो x का वैल्यू 0 और धीरे 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 स्लाइड करके यहां ले जाओ, तो l मतलब कि इसका लिमिट होगा 0 to l। चूंकि यहां लेंथ का लिमिट ले रहे हैं, यहां पे हम लोग लेंथ का लिमिट ले रहे हैं। चलिए dr का इंटीग्रेशन r हो गया, रो नॉट ए एल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 0 to l, तो ये हो गया रो नॉट ए एल। 2 को भी बाहर निकाल देते हैं, एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रो नॉट बाई 2a एल स्क्वायर। एक एल का गला घोंट दीजिए, तो रो नॉट मतलब कुछ लोग बोलता है नीचे नहीं दिखता है, रो नॉट एल बाई 2a, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस का जो आंसर हुआ रो नॉट एल बाई 2a, ये इसका आंसर हुआ। थोड़ा डिफिकल्ट तो है, एकदम नया चीज है। बोलेगा आप इतना बड़ा बड़ा आएगा, पर आप चिंता ना करें, ये आपके जीवन में कदम कदम पे आएगा। फिजिक्स में इतना बार आएगा ना कि आप जबरदस्ती सीख जाएंगे। अभी थोड़ा सा समझ में आया तो अच्छा बात है, नहीं समझ में आया तो भी चिंतित मत हो। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जो लिए थे उसका, कि एक वायर है बच्चा लोग, ऐसे दिया हुआ है, यहां पे इसका रेडियस a है, यहां पे रेडियस b है, रेजिस्टिविटी रो है और लेंथ पूरा l है। क्वेश्चन है फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। हम पहले ही समझा दिए कि इसमें इंटीग्रेशन से बनेगा। ऐसा इसलिए कि यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई ए स्क्वायर है और यहां का एरिया पाई बी स्क्वायर है, और एरिया बदल रहा है, मतलब सवाल डायरेक्टली नहीं बनेगा। ये सवाल बनाने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलो भैया कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको हमेशा एक ठो किराना दुकान खोजना है, वहीं से आपको अपने जिंदगी का स्टार्ट करना है यदि आप अंबानी बनना चाहते हैं तो चलो हम किराना दुकान की तलाश में चलते हैं। x दूरी पे आ करके यहां पे एक dx लेंथ कट करते हैं, x दूरी पे आ करके एक dx लेंथ कट करते हैं। आप देख रहे हैं कि सब जगह एरिया बदल रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। यहां a है, यहां b है, तो हम लोग यहां का रेडियस y मान लेते हैं।
कोई बोलेगा यहां से यहां में भी तो बदलेगा, यार पतला स्ट्रिप है ना, तो पतला स्ट्रिप है तो ये एरिया एक जैसा मान लिया जाएगा पूरा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एरिया एक जैसा मान लिया जाएगा। चलिए अब रेजिस्टेंस निकालिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। किराना दुकान का निकाल रहे हैं तो डी लगाएंगे, रो कांस्टेंट है, एल डी एक्स माने हैं, और एरिया यहां का निकाल रहे हैं तो यहां का एरिया लेंगे, यहां का रेडियस वाई माने हैं, तो ये हो गया पाई वाई स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कीजिए, रो बाई पाई कांस्टेंट है बाहर, और डी एक्स बाई वाई स्क्वायर। अब एक दूसरा बात समझिए, जब आप इंटीग्रेट करते हैं, जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए जो बदलने वाला होना चाहिए। तो आगे पीछे जाएंगे तो लेंथ बदलेगा, और इधर भी आगे पीछे होंगे तो एरिया बदलेगा। जिसमें डी लगाते हैं वो वेरिएबल होता है, जिसमें डी लगाते हैं वो वेरिएबल होता है। तो एक्स तो वेरिएबल है, एक्स तो वेरिएबल है, लेकिन यहां पे ऐसा है कि वाई भी बदल रहा है। ये यहां जाएगा तो रेडियस ए है, मतलब बीच का रेडियस को वाई माने, जब इसको यहां उठा के ले आएंगे तो रेडियस ए हो गया, और जब यहां ले जाएंगे तो रेडियस बी हो गया, मतलब वाई बदल रहा है। तो यहां एक्स और वाई दोनों बदल रहा है। और जब इंटीग्रेशन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, ये लोग जब देश के महान लोग इस देश का संविधान लिख रहे थे तो बोले कि इंटीग्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल होगा तो उन लोगों के द्वारा लिखा गया संविधान यहां पे लागू नहीं होगा, यहां पे संविधान के दायरे में ये नहीं आता है। तब क्या करेंगे? तो नियम यह है कि एक वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, आइदर एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई चेंज करना पड़ेगा, या तो वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स चेंज करना पड़ेगा। आप दोनों में से किसी एक को बदलिए, यदि आप नहीं बदल सकते तो यह सवाल नहीं बनेगा। मैथ ये कह रहा है कि हमको एक्स और वाई में किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है, आइदर वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स और एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये बदलाव होगा कैसे? इसके लिए आपको ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। आप क्लास 10 में जब पढ़ते होंगे ना, तो आपको मैथ वाला टीचर या मैथ वाली मैडम आपको ज्योमेट्री पढ़ाता होगा या पढ़ाती होगी, तो आप बोलते होंगे साला ये तो बहुत टफ लगता है, क्या लटर पटर सर्कल ट्रायंगल ये सब पढ़ा रहा है झूठ मूठ का। वो सब का यहाँ यूज है। जो लोग ज्योमेट्री ठीक से नहीं पढ़े उनको बहुत परेशानी है। तो चलिए ज्योमेट्री लगाते हैं। इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, आपको इस फिगर में कुछ ऐसा मैथमेटिक्स लगाना है कि y और x में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर सके। वैसे लोग जिनको अपने मैथमेटिक्स में बहुत गुमान है, जो अपने आप को समझते हैं हमको बहुत मैथमेटिक्स आता है, हम मैथ्स में बहुत तेज हैं, निकाल के दिखाइए कैसे आएगा रिलेशन। तो देखिए हम निकाल देते हैं, आप चिंता ना करें, बाद में घर में आपको समझ में भी आ जाएगा, समझिएगा कि आप मैथ के अच्छे जानकार हैं। तो हम लोग इसको यहां मिला देते हैं, हम लोग इसको यहां मिला देते हैं। देखिए ये पूरा लेंथ y है यहां से यहां तक। सपोज करो हम इसका नाम p दे देते हैं, इसका नाम s, इसका नाम t, इसका नाम कुछ दे देते हैं मान लो m, इसका नाम दे देते हैं n। यदि आप ठीक से देखें तो ट्रायंगल PST सिमिलर है ट्रायंगल PMN, यहां n नाम दिए। देखिए जो हम बोल रहे हैं ट्रायंगल PST इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMN। ठीक है, PST ट्रायंगल PMN के सिमिलर है। क्यों भाई? ये एंगल कॉमन है दोनों में, और यहां एक 90 डिग्री है और यहां भी एक 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल में दो दो एंगल इक्वल हो गया।
तो दो दो एंगल इक्वल हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल है, और आप सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। तो चलिए इस्तेमाल करें। मान लीजिए हम इसका लेंथ, ये क्या बोलते हैं, इसका पोल बाय इसका पोल लें। बढ़िया समझिए, यहां से यहां तक y है और ये लेंथ a है, तो शायद आप समझ सकते हैं ये लेंथ y माइनस a होगा। यहां से यहां तक b है और ये a है, तो आप शायद समझ सकते हैं ये लेंथ b माइनस a होगा। तो दोनों का ये लेंगे तो y माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a इक्वल टू, इसका लेंथ यहां तक x है, देख लीजिए बेस का ले रहे हैं तो इसका यहां से यहां तक l है। ये हुआ सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल से ऐसा कर दिए। मान लीजिए हम लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा l बाई बी माइनस ए और y माइनस ए, y माइनस ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बोलेगा क्यों? हमको dx का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, हम dx को हटा देना चाहते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डिफ्रेंशिएट किए बाय जिसके रिस्पेक्ट में किए, पहले dy बाई dx लिखते थे, y को x में डिफ्रेंशिएट करते थे, अभी x को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx बाई dy, ये सब कांस्टेंट है, छोड़ दो, अंदर चलो। x का x में 1 तो y का y में 1, और कांस्टेंट अलग है तो 0, तो ये बचेगा l बाई बी माइनस ए। यहां से dx कैलकुलेट कीजिए तो dx का वैल्यू आ जाएगा l बाई बी माइनस ए इंटू डी वाई, ये वैल्यू यहां पे पुट कीजिए। dr का इंटीग्रेशन r, रो बाई पाई, dx का वैल्यू आया l बाई बी माइनस ए इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को बाहर कीजिए तो रो l बाई पाई बी माइनस ए, यहां बच गया डी वाई बाई वाई स्क्वायर। अब देखिए हम बताए थे कि इंटीग्रेशन के अंदर में जो होगा उसका लिमिट लगाना है। इंटीग्रेशन के अंदर में y है, y का लिमिट लगाना है, और y यहां रेडियस को डिपेंड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि इसको उठा के यहां ले आए तो y a के बराबर, और यहां ले जाए तो y b के बराबर, तो y का लिमिट वेरी करेगा a टू b, तो r इज इक्वल टू रो l बाई पाई b माइनस ए। आप याद कीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हम रट्टा मारने बोले थे, ये फिजिक्स में कदम कदम पे इस्तेमाल होगा। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स होता है, ये इंटीग्रेशन है। प्रशांत बोला नहीं समझ में आ रहा है, अभी चिंता ना करो, अभी थोड़ा कुछ देरी शांत रहो। तो 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ माइनस 1 बाई वाई, और लिमिट हो गया a से b, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल पाई। पहले प्रशांत ये बताएगा 11th का है या 12th पास का, उसके अनुसार तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे। y के जगह में b, और माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर, रो एल बाई पाई b माइनस ए, लिमिट लेंगे तो ab, सॉरी एलसीएम, यहाँ माइनस ए प्लस b माइनस ए कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा रो एल बाई पाई ए बी, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं भाई। R बराबर है रो एल बाई ए, यहां पे आप देख रहे थे कि एरिया बदल रहा है, तो हम लोग बीच में जा करके एक dx एलिमेंट कट किए, बीच का रेडियस कहीं y मान लिए, बीच का रेडियस y, तो रो एल का वैल्यू dx, एरिया पाई वाई स्क्वायर, वहां का रेडियस y माने हैं, ठीक है। तो रो इंटू डी एक्स पाई वाई स्क्वायर। अब देखो यार, रो बाई पाई डी एक्स बाई वाई स्क्वायर। कल भी हम बोले थे यार कि तुम स्पेसिफिक डाउट पूछो, कहां पे लाइन में दिक्कत हो रहा है, तो ज्यादा बढ़िया होगा हमको समझाने में। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बात करेंगे जहां तुमको नहीं समझ में आया। देखो यहां तक हमको लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम कह रहे हैं ना भैया कि इंटीग्रेशन का नियम कहता है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। कोई बोलेगा पहचानेंगे कैसे? ऐसे पहचानेंगे, रेडियस बदल रहा है, तो रेडियस बदल रहा है तो y वेरिएबल है,
जिसमें d लगा होता है वो वेरिएबल होता है, तो x में d लगा हुआ है तो वेरिएबल है, इसलिए यहाँ x और y दोनों वेरिएबल है। इंटीग्रेशन के सिद्धांत के अनुसार उसको किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद मैथमेटिक्स है, फिजिक्स यहां तक है और फिर फिजिक्स इधर है, बीच में ये जो काम किए हैं वो मैथमेटिक्स है। तो हम आपको मैथ समझा रहे हैं, आप समझने का कोशिश करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैथ तो टफ होता ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको मिला दिया ऐसे, तो आप देखने की कोशिश करें, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों सिमिलर है? ये एंगल दोनों में कॉमन है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो ये साइड लेंथ कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक y है, आंख है तो देखो ये a है, तो ये बचेगा y माइनस ए। यहाँ से यहाँ b है, ये a है, तो ये बचेगा b माइनस ए। तो y माइनस ए b माइनस ए बराबर बेस ले रहे हैं। इसका यहाँ से यहाँ तक x है और इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा देखो l है, यहाँ x बाई l लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब आइए हमको y को रहने देना है। मान लो कोई बोलेगा y चेंज कर दें, भैया वो भी करके दिखा देंगे, पर एक बार में एक ही बात समझा सकते हैं। हम चाहते हैं x को dx को हटा दें y के टर्म में, तो dx कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करके आएगा। x में d कैसे लगेगा? डिफरेंशिएशन से लगता है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x को तो d लगा दिए, बताए थे जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसमें d लगाते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बाई d उसका नीचे जाता है। तो x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका d नीचे, तो dx बाई dy बराबर, ये सब कांस्टेंट है छोड़ दिए, y का 1 कांस्टेंट अलग है तो उसका 0, यहां से क्रॉस करके dx का वैल्यू निकाल दिए, यही dx का वैल्यू यहां पे पुट कर दिए, तो यहां पे तो दिख रहा होगा जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिए। अब लिमिट y का लिमिट लगाना है, y को कहां से कहां बदलेंगे कि ये पूरा रॉड कवर करेगा, तो इसको यहां उठा के लाएंगे तो y a के बराबर होगा, रेडियस किसके बराबर होगा? a के बराबर, और यहां जाएगा तो रेडियस किसके बराबर होगा? b के बराबर। तो लिमिट लगा दिए भैया a टू b। 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन याद रखना है -1/x, और वैसे ही 1/y स्क्वायर का -1/y, तो a टू b। अब इसको सॉल्व कर दिए तो ऐसा आया। कोई बोलेगा हमको ई कैसे पता चलेगा कि x से को y में चेंज करना है? हमको मन कर जाता नहीं हम y को x में बदल देंगे, आपका मन कर सकता है ऐसा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आपका मन ऐसा कर गया तब क्या होता? तो आइए देखते हैं। कोई बच्चा बोल देता कि नहीं सर हम y को x में चेंज करेंगे, तो लो भाई चेंज करके बता दे रहे, हालांकि बहुत लफड़ा है लेकिन तुम बोल रहे हो तो हमारे पास मजबूरी है, करना पड़ेगा। x b माइनस ए बाई एल बराबर y माइनस ए, यहाँ से y बराबर a b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, ये y का वैल्यू हो जाएगा, ये y का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y का वैल्यू, तो dr का r रो बाय पाई dx रहने देंगे, y पुट कर देंगे, तो a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स, और इस पूरे का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। इस पूरे को उठा के ऊपर ले जाएंगे, रो बाय पाई a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स -2 इंटू डी एक्स, ऐसा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसमें लेंथ है dx, x यहाँ लेंथ है तो इसका लिमिट 0 से l होगा, उसमें y था, y रेडियस था, रेडियस a टू b वेरी कर रहा था और लेंथ पूरा l है, लिमिट चेंज हो जाएगा चूंकि हम अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका लिमिट होगा 0 to l। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा ये भी समझना पड़ेगा। नियम यह है कि a प्लस बी एक्स का पावर n dx,
ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन के लिए वैलिड है। सब फार्मूला जो लिखते हैं केवल लीनियर के लिए। a प्लस बी एक्स एक्स का पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। a प्लस बी एक्स का पावर 1 बढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन का नियम याद कीजिए, n प्लस 1 और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड और लास्ट में कोई कांस्टेंट, ये नियम है। तो वही बात यहां लगाएंगे, लगाइए r इज इक्वल टू रो बाई पाई a प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का पावर -2 + 1 होल डिवाइडेड बाय -2 + 1 और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड। और फिर इसको भी सॉल्व करना होगा लिमिट लगा के, बहुत लफड़ा है 0 to L, पर आप लफड़ा लेना चाहते हैं तो लीजिए, लिमिट लगाइए डायरेक्ट, x के जगह में L लिखिए, x के जगह में L, पावर जो है वो रहेगा -1 माइनस a प्लस बी माइनस ए बाई एल और x के जगह में 0 का पावर -1 डिवाइडेड बाय यहाँ -1 और b माइनस ए बाई एल। अब आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करना बहुत आसान खेल नहीं है, पर हम कर दे रहे हैं, सॉल्यूशन से हम भागते नहीं हैं। आपको l से l कट जाएगा, यहाँ a प्लस फिर a से a कट जाएगा, तो आप यदि देख पा रहे हो तो ये b का पावर -1 बचेगा, माइनस ये तो पूरा 0 ही हो गया, a बचा, a का पावर -1 होल डिवाइडेड बाय -1 और b माइनस ए बाई एल। तो रो बाई पाई एल को ऊपर ले जाइए, माइनस रहने दीजिए b माइनस ए, ये 1/b माइनस 1/a, तो ये हो जाएगा माइनस रो एल बाई पाई b माइनस ए, लिमिट लीजिए, ये सॉल्व, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ से इस माइनस को अंदर भेज दीजिएगा तो a माइनस बी, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा रो एल बाई पाई ए बी। थोड़ा लेंदी है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कभी कभी आपको लगता होगा यार इतना बड़ा है, उससे बढ़िया तो कुछ याद ही कर लेते, इसीलिए देखिएगा जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे बहुत लोग को इंटीग्रेशन में दिक्कत होता है, यहाँ a है यहाँ b, तो हम लोग कहते हैं इसका डायरेक्ट एरिया पाई ए बी होता है, रट्टा मार लो। आपको लग रहा होगा कि जितना का बेटा ने उससे ज़्यादा का तो झुनझुना है, वैसा ये सवाल है, तो हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इसका एरिया पाई ए बी याद कर लो, तो याद कर लो, तो रो एल बाई ए, रो एल एरिया पाई ए बी, तो आंसर आ गया। जिसको इंटीग्रेशन में तकलीफ हो रहा है वो डायरेक्ट एरिया याद कर लेगा, और नहीं तो फिजिक्स तो ऐसा है ही, बुद्धि लगाइए, आप साइंस लिए हैं तो कुछ तो जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कल ट्रिगो का सुबह में डाउट होगा, इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा दिए हैं, इंटीग्रेशन पूरा बनाइए, कुछ दिन बाद उसका भी डाउट होगा। थैंक यू।